चाहे मुकाबला सीधा हो, चाहे त्रिकोणीय हो, चाहे चार कोणीय हो। अब की बार हम किसी से राजनीतिक आदमी इतना जल्दी पीछे नहीं हटता। जिस तरह से मनीष ग्रोवर ने अपनी बात कही, दिल्ली से आते घोषणा कर दी मैं चुनाव नहीं लड़ा। या तो दिल्ली का कोई आदेश है या यहाँ नजर आती है। कई लोग जिन जैसे आपने मैम के बारे में कही, मैम में ऐसे 3-4 नाम मेरे सामने आए हैं जो पार्टी के मेंबर ही नहीं है। उन्होंने भी आवेदन करे हुए हैं। 2 रुपए के मेंबर भी नहीं है। बलराम को छोड़ करके कोई पार्टी का सदस्य नहीं है। तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जब ये सवाल सामने आता है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की जब बात होती है तो यही जवाब होता है कि जो विधायक चाहेंगे या जिसके हक में ज्यादा विधायक होंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब 2004 के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो कहा जाता है कि जो चौधरी भजनलाल के पक्ष में विधायक ज्यादा थे मगर उनको नहीं बनाया गया। आपने एक चुनावी जनसभा के अंदर, महम की जनसभा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सम्मुख ये प्रस्ताव रखा था कि आप महम से चुनाव लड़िए, अगर दीपेंद्र हुड्डा का मूड बन जाए महम से चुनाव लड़। देखिए, एक चर्चा और जोर पकड़ रही है हरियाणा के अंदर कि जिस तरीके से पहले चर्चा थी कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, आजकल एक चर्चा और है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के लिए जोर लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल लारिया और मेरे साथ इस वक्त है चौधरी आनंद सिंह दांगी। पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं महम से, और दांगी साहब से चर्चा करेंगे आज के राजनीतिक परिदृश्य की। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां हरियाणा के अंदर जोरों पर हैं। जो संभावित विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंदर होने हैं उनकी तैयारियां तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो दांगी साहब से बात करेंगे मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है हरियाणा का उसको लेकर। दांगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका स्वागत। दांगी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कल कुरुक्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और पिछले 2 महीने से हम देखें जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और मनोहर लाल मुख्यमंत्री हटाए गए हैं तो लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कर्मचारियों को लेकर। अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की पॉलिसी भी सरकार उस पर विचार कर रही है। जो कर्मचारी हैं उनके भत्ते भी बढ़ाए जा रहे हैं। सरपंचों की जो लिमिट थी 3 लाख तक की, उसको ई टेंडरिंग की जो लिमिट थी उसको 21 लाख कर दिया गया है। और किसानों के लिए भी कल घोषणाएं हुई हैं, जो उनकी उगाही या जो आबियाना होता है वो 130 करोड़ के आसपास वो माफ कर दिया गया है। 137 करोड़ के आसपास जो मुआवजा है वो राशि डालने की घोषणा की गई है। क्या आपको लगता है कि तमाम जो घोषणाएं हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक परिस्थितियां उनके विरोध में खड़ी हुई है हरियाणा में, क्या उनको काबू कर पाएगी? आपको क्या लगता है? अब कोई समय है क्या? इलेक्शन सिर पे है, 1.5-2 महीना ज्यादा से ज्यादा है जी। आज कोई घोषणा करते हैं तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकती। और 10 साल कहाँ थे ये लोग? ये पूरे प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, हर वर्ग में, हर तरह से कर्मचारियों में। किसान दुखी, परेशान, बेरोजगारी हद से ज्यादा, महंगाई सर फोड़ने लग रही है। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि रोजाना आधे से ज्यादा अखबारों में मर्डर, बलात्कार, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। तो आज क्या करेंगे ये इतने शॉर्ट टाइम में? पहले करना चाहिए था। अगर जनहित की बात इनके जैन में कही थी, पहले तो सारा का सारा सब कुछ, किसान का भी विरोध, कर्मचारी का भी विरोध, सब तरह से जो है हर तरह से जो है ना, इस तरह की बात करके आज कोई इनको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि समय नहीं है आज। देखिए, पर्टिकुलर जिस तरीके से कहा जाता है कि जो किसान है वो भाजपा के विरोध में लामबद्ध पिछले काफी समय से है। किसानों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से एमएसपी की बात भी कही गई कि तमाम जो फसलें वो एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, तो जो किसान वर्ग है क्या वो भाजपा के लिए थोड़ा सा उसका जो रवैया है वो नर्म होगा? देखो, जो एमएसपी वाली बात है, किसान की एमएसपी की बात, जिन्स हमेशा एमएसपी के हिसाब से खरीदी जाती है वो एक लिमिट टाइम है, 1 महीने का, 1.5 महीने का जो फसल का टाइम होता है। किसान की डिमांड ये है कि हम जब भी अपनी जिन्स को बेचें, चाहे घर से बेचें, चाहे मंडी में ले जाकर के बेचें, कभी भी बेचें, किसी भी समय बेचें, तो वो जो एमएसपी का रेट सरकार का फिक्स है, कम से कम में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे कम हमारी जिन्स ना बेचे, उस पर सरकार नहीं आ रही। असली एमएसपी तो वही है कि किसी भी वक्त कोई किसान अपनी जिन्स बेचे तो
कम से कम वो भाव उसको जरूर मिले। सीजन के बाद औने पौने भाव में किसान को अपनी जिनिस बेचनी पड़ती है। आज क्या करेंगे इस बात में? और ये तो मतलब कम से कम बात है किसान की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो कम से कम फिक्स करते हैं, किसान की लागत देखते नहीं, किसान का खर्चा देखते नहीं, हर चीज इतनी महंगी कर दी, खाद महंगी कर दी, पेस्टिसाइड्स, इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, सारी चीजें जो किसान को यूज करने की बात है वो सारी की सारी आसमान छूने लग रहे हैं। और MSP वाली जो बात आती है उस पर आकर के ये खड़े नहीं होते। तो किसान के साथ जाती है, किसान इसको माफ नहीं करेगा। किसान इसको माफ नहीं करेगा। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चालू है, और आवेदन भी इतने आ रहे हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र से 20-20, 25-25, 30-30 आवेदन आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टिकट तो एक को मिलनी है, जो 22 लोग और होंगे या जो 24 लोग और होंगे या जो 29 लोग और होंगे, क्या वो जो असंतुष्टों का जो एक वर्ग खड़ा हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को उनकी नाराजगी भारी पड़ने वाली है? देखो, ये तो हमेशा की बात है। अब इलेक्शन का समय है, कार्यकर्ता पूरा साल काम करता है, मेहनत करता है, और इसी तरह की आशाओं के साथ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे को पार्टी की टिकट मिलेगी। वही बात आती है, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को ही मिलेगी। एक आदमी को टिकट मिलेगी, बाकी सारे कार्यकर्ता साथ एकजुट होकर के सब मिलजुल करके चले। सरकार जब किसी पार्टी की आती है तो अनेकों स्थान होते हैं। हमारी पार्टी का ये फैसला है कि जिसको भी टिकट मिले सब उसका साथ जोड़ करके चलें। आगे सरकार आएगी, सबका ध्यान रखा जाएगा और बढ़िया ढंग से एडजस्टमेंट के साथ हर कार्यकर्ता को मान सम्मान के साथ हर तरह से आगे बढ़ने की बात करी जाएगी। ठीक है। आवेदन महम की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो महम से क्या आपने आवेदन किया? नहीं, मैंने नहीं किया, बेटे ने किया, बलराम ने किया। तो बलराम जी के अलावा और भी आवेदन आए हैं महम? और भी होंगे। ये तो बारिश का मौसम है, मेंढक लड़ाते रहते हैं, कोई इधर से बोलता है, कोई इधर से बोलता है। लेकिन वही बात है, जो काम करेगा, लोगों में रह करके उनके दुख सुख में खड़ा होकर के चलेगा, लोगों के हित की बात करेगा, विकास की बात करेगा, बच्चों के रोजगार की बात करेगा, लोग उसी का साथ देंगे। ऐसे तो जो हम पता नहीं कितने आते जाते रहते हैं। आज कई लोग, जिन जैसे आपने महम के बारे में कही, महम में ऐसे 3-4 नाम मेरे सामने आए हैं जो पार्टी के मेंबर ही नहीं है। उन्होंने भी आवेदन करे हुए हैं। 2 रुपए के मेंबर भी नहीं है। बलराम को छोड़ करके कोई पार्टी का सदस्य नहीं है। किसी ने पार्टी के लिए संघर्ष नहीं करा, कोई रैली नहीं करी, कोई प्रोग्राम नहीं करा। किसी तरह से आज वो टिकट के लिए सामने आने लग रहे हैं। तो ये देखो, पार्टी हर तरह से सोच समझ करके अपना फैसला करती है, वर्कर को देखती है, काम करने वाले को देखती है, और लोगों की भावनाओं के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, दुख सुख में रह करके चलता है, उसको साथ पब्लिक देती है। 45 साल हो गए मेरी राजनीति जी। 35 साल में, 40 साल में कोई ना पता लगे तो बात अलग, ना हमने कोई दुख सुख नहीं छोड़ा पूरी कांस्टिट्यूशन में 36 बरादरी को। जिस वक्त भी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, हम अपने लोगों के साथ खड़े होकर के उनका साथ देते हैं। और यही आकांक्षाएं होती हैं लोगों की, जो दुख सुख में हमारा नुमाइंदा है कोई, तो साथ खड़ा। मौसमी बात चलते नहीं। देखिए, जिस तरीके से एक आम धारणा है कि आजकल हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। अगर और ग्रुप ए की या बी की नौकरियां हों, उनके अंदर स्क्रीनिंग होती हैं, 2-2, 3-3 स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। और जिस तरीके से जो कांग्रेस की टिकट हैं, कांग्रेस की टिकट आवेदन मांगे जा रहे हैं, फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो प्रक्रिया है वो जटिल है और कहीं ना कहीं ये पेचीदगी है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस को इसका कोई नुकसान होने की संभावना, या कांग्रेस को इसको सरल बनाना चाहिए? नहीं, देखो, हर व्यक्ति का हक है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बात के संविधान का दिया, बाबा साहब का दिया अधिकार है। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है अपने काम धंधे में, जैसे 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान दिए हैं। उसमें से एक ये भी है कि कोई व्यक्ति पंचायत का, जिला परिषद का, MLA का, MP का चुनाव लड़ सकता है कहीं भी। और आज चुनाव का माहौल है, चुनाव का वक्त है, तो इसमें कोई भी कर सकता है। लेकिन जटिलता वाली जो बात आप कह रहे हैं, कि सबका रिकॉर्ड है कि कौन व्यक्ति
पार्टी में कितना काम किसने किया है, और हर वक्त जो पार्टी के लिए लगा रहता है, कोई सर्विस में रहते हुए अप्लाई करने लग रहा है, कोई वर्कर ही नहीं है, 2 रुपए का जो आना, पार्टी का सदस्य भी नहीं है, वो भी अप्लाई करता है। तो ऐसे लोगों को एकदम से फॉर्म एक तरफ करके, जो डेडिकेटेड है पार्टी के प्रति, हर तरह से उन लोगों को पार्टी सामने लाएगी, और उसके हिसाब से जो आज पार्टी का माहौल है प्रदेश में, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपने एक चुनावी जनसभा के अंदर, महम की जनसभा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सम्मुख ये प्रस्ताव रखा था कि आप महम से चुनाव लड़िए, हम महम से आपको विधायक बनाएंगे। मैंने कहा था जी। और आज भी मेरी तरफ से यही बात है, मैं बलराम से ज्यादा दीपेंद्र को मानता हूँ, ये मान करके चलो आप। और उस हिसाब से मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, बलराम चुनाव लड़ने की इच्छा है, लोगों की भावना है, अगर आप लड़ो तो पहले आप हो, उसके बाद बलराम है। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। अगर दीपेंद्र हुड्डा का मूड बन जाए महम से चुनाव लड़ने का, बड़ी खुशी होगी, आ जाए। तो दांगी साहब सेक्रीफाइस कर लेंगे? सेक्रीफाइस क्या है, हम तो एक परिवार के सदस्य हैं। ऐसा ही बलराम है, ऐसा ही दीपेंद्र है। जब दीपेंद्र के लिए मैं कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल से तो शायद बलराम से भी ज्यादा मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ इसमें। देखिए, एक चर्चा और जोर पकड़ रही है हरियाणा के अंदर कि जिस तरीके से पहले चर्चा थी कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, आजकल एक चर्चा और है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के लिए जोर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें? देखो, कांग्रेस पार्टी है, हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, सिस्टम है जी। जब भी चुनाव होता है, एमएलए जीत करके जाते हैं, उनमें से लीडर चुना जाता है, एमएलए की भावना से लीडर चुना जाता है जी। किसके पक्ष में ज्यादा एमएलए हैं, उसी हिसाब से हाईकमांड का काम है ये। वो जिसको भी ठीक समझेगी, जनहित में ठीक समझेगी, प्रदेश के हित में ठीक समझेगी, उनको आगे करके जो है ना प्रदेश की लीडरशिप देंगे। तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जब ये सवाल सामने आता है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की जब बात होती है तो यही जवाब होता है कि जो विधायक चाहेंगे या जिसके हक में ज्यादा विधायक होंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब 2004 के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो कहा जाता है कि जो चौधरी भजनलाल के पक्ष में विधायक ज्यादा थे मगर उनको नहीं बनाया गया। नहीं, पक्ष विपक्ष की तो बात आई नहीं ना। वो तो वही बात जो मैंने कहा है कि हाई कमांड जिसको चाहेगी वो लीडर बनेगा। और उसी लाइन पर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने तो मैडम ने अपनी तरफ से जो है ना भूपेंद्र हुड्डा को आगे निकाल करके, जो एक संघर्ष के रास्ते से पार्टी निकल करके आई थी, जो संघर्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में किया था, उस मुहिम में निकल करके जो पार्टी की मेजोरिटी आई थी, उस हिसाब से एमएलए की राय से ही एक किस्म से मैडम ने जो है ना हुड्डा साहब का नाम लिया था और चीफ मिनिस्टर बना। चलिए दांगे साहब, महम की बात करते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, उसके कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाता है। महम के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप या बलराम जी जनता में जा रहे हैं या जाएंगे? देखो, मुद्दे पब्लिक में 2-3 ही होते हैं वैसे तो देखा जाए तो। जैसे हमारा क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है जी, और किसान को पानी की जरूरत है जी। खेत में पानी आएगा तो बीज खिंडेगा, बीज खिंडेगा कुछ पैदा होएगा, पैदा होएगा तो सबका गुजारा चलेगा। उसमें चाहे कोई मजदूर आदमी है, चाहे हाथ से काम करने वाला दस्तकार है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, हर किसी का काम वहां से चलता है। आज विशेष रूप से आज के टाइम पानी के लिए इतनी दिक्कत बनी हुई है, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे खेत का पानी है, नहर में पानी नहीं आता। आज पहली बार इस साल मैंने देखा है कि जो ये महीना चल रहा है इसमें नहरों में पानी नहीं है। 5 दिन के लिए पानी आया, अब 5 दिन चला करके सारे रजवाए बंद कर दिए। कहाँ जाएंगे लोग? अब अभियाना तो माफ करने की बात करते हो, पानी दोगे तो अभियाना लोगे, वैसे कैसे लोगे? आज 3 दिन से इस बात के ऊपर मारामारी चल रही है। कभी एक्शन से बात करनी पड़ती है, कैसे कभी ऐसी से करनी पड़ती है,
कभी चीफ इंजीनियर से EIC से बात करनी पड़ती है। वो कहते हैं पानी नहीं है हमारे पास। ऊपर कहने लग रहे सब कुछ डुबो दिया, गांव के गांव बह गए और यहाँ नहरों में पानी नहीं है। 1.5 महीने के बाद तो पानी आया था और वो भी आधी नहर, आधी 4-5 दिन चला करके अब वो माइनर भी बंद कर दिए। तो किसान क्या करेगा? किसान के लिए पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी से सारा सब कुछ चलता है, सारा खेल चलता है। डेवलपमेंट की बात तो 2 दिन आगे पीछे, कोई स्कूल का कमरा बनना है, रोड बनना, 2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। ये एक निश्चित टाइम की बात है, टाइम बाउंड चीज है। फसल की बिजाई करना, फिर कटाई करना, और उसके लिए जो है ना पानी मेन है। आज भी पानी नहीं है तो सरकार करेगी क्या? पिछली दफा के चुनाव को देखा जाए आपके महम के, तो त्रिकोणीय मुकाबले में आप फंस गए थे। अब की बार आपको क्या लगता है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा या भाजपा स्टैंड नहीं करेगी? कांग्रेस या जो इंडिपेंडेंट हो उनके बीच में मुकाबला आप मानते हैं? किसके बीच में मानते हैं? चाहे मुकाबला सीधा हो, चाहे त्रिकोणीय हो, चाहे 4 कोणीय हो, अब की बार हम किसी से थोड़ा सा गणित मैं समझना चाहूंगा कि सीधा मुकाबला होने की गुंजाइश है, त्रिकोणीय होने की गुंजाइश है? नहीं, त्रिकोणीय तो है ही। त्रिकोण तो है, बीजेपी है, एक इंडिपेंडेंट है बलराज कुंडू जो फिलहाल विधायक है, और कांग्रेस पार्टी है। समाजवादी, ये दूसरी जो JJP, इनेलो वगैरह, इनका कोई वजूद रहा नहीं। ये तो एक किस्म से समाप्त ही है। और BSP का रुझान मैक्सिमम में जो है ना कांग्रेस पार्टी के साथ है। पीछे जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें BSP की जो वोट थी, गरीब लोगों की वोट थी, हमारे SC समाज की वोट थी, मैक्सिमम दीपेंद्र का उन्होंने साथ दिया। और आज उसी लाइन पर सब लोग खड़े हुए हैं, स्टैंड बाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। तो कितनी नंबर्स की अगर बात की जाए तो कितने नंबर्स आप मानते हैं कि इतने % में हम अकेले खड़े होंगे, इतने में अदर्स खड़े होंगे? आधे से ज्यादा वोट हमारी है। 50% में बार पहली बार होगा ऐसा। 50% में अकेले कांग्रेस। जिस प्रकार से 1,45,000 वोट, 40 के आसपास वोट हुई थी, उसमें से 95,000 वोट कांग्रेस पार्टी की आई, दीपेंद्र हुड्डा की आई लोकसभा चुनाव में। और उन लोगों में किसी से भी आप बात करो तो उनमें आज भी यही बात आती है कि जैसे थे वैसे हैं। और मैं कहता हूं कि जब तिकोना मुकाबला हो जाता है और इधर उधर से और भी 1, 2, 4 आ जाते हैं जो 5, 7, 10,000 वोट सारे मिलके खराब कर देंगे, उस हिसाब से कम मैं मानता हूं कि 70 और 75,000 वोट कांग्रेस पार्टी के आएंगे अकेले टोटल में। अच्छी खासी 1.5 लाख के करीब पोल होंगे, तो 50% के आसपास आप अकेले कोई शक नहीं है, कांग्रेस की मानते हैं? कोई शक नहीं आएंगे। तो देखिए, भाजपा सत्ताधारी दल है, महम में क्या स्थिति देखते हैं? स्टैंड कर रही है, नहीं कर रही? सत्ताधारी 10 साल हो गए, एक स्कूल का कमरा नहीं बना पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक पानी का बूस्टर नहीं बना किसी तरह। और पानी की जो बात है ये इतनी हाहाकार अब की बात नहीं है, पूरे 10 साल की ये पोजीशन है। पूरा 1 हफ्ता कभी नहर नहीं चली। ये लोग भूलने वाले नहीं इन चीजों को, आज सबके सामने है। ना रोजगार की बात है, कच्चे रोजगार उनको कभी हटा लो, ना कोई रिजर्वेशन के हिसाब से ना कुछ और। कच्ची नौकरी 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। हमारी पार्टी का ये घोषणा हमारे नेताओं की कि 2 लाख की भर्ती सरकार आते ही हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए करेंगे। जिस प्रकार से पहले हुड्डा साहब के सरकार में बच्चों को रोजगार मिला करता था, उसी हिसाब से फिर ये सारी चीजें हो गई। कि कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मनीष ग्रोवर ने, रोहतक से पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद फिर उनके समर्थक इकट्ठा हुए, फिर थोड़ा सा भावनात्मक माहौल बना, और उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, जो संगठन कहेगा, कार्यकर्ता कहेंगे वैसा करूंगा। क्या ये उनका अपना काम है, हमने से कोई मतलब नहीं इन बातों से। जब उसमें कोई कमी आई होगी तो इनकार करा होगा। राजनीतिक आदमी इतना जल्दी पीछे नहीं हटता। जिस तरह से मनीष ग्रोवर ने अपनी बात कही, दिल्ली से आया, आते घोषणा कर दी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या तो दिल्ली का कोई आदेश है या यहाँ नजर आती है बात। आप देखो पार्लियामेंट में पहले दीपेंद्र यहाँ से 20,000 वोटों से आ रहे थे,
अब 5,000 से जीतते हैं। 25,000 की जीत तो यही होगी ये सीधी, कवर हुए सीधे सीधे। ये कवर हो गया। 25,000 की जीत पे जो कैंडिडेट खड़ा है उसके मुकाबले में आने की हिम्मत नहीं बनती। तो इससे आपको लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक ये मैसेज गया, ये संदेश गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार वो मैदान छोड़ रहे हैं? ये तो जाएगा, और इसका कारण यही है कि कुछ किया ही नहीं पूरे 10 साल में। कुछ भी तो नहीं किया, कोई बड़ी संस्था खड़ी नहीं करी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले। स्कूल थे वो सैकड़ों स्कूल पूरे प्रदेश के बंद कर दिए। सारे स्कूल में टीचर खाली पड़े हैं, टीचर के पद खाली पड़े हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। कैसी सरकार है? लोग इनसे बिल्कुल मुंह मोड़ चुके हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस का राज निश्चित रूप से बनेगा। कि आप तो आपका जो निवास स्थान है वो तो रोहतक में ही है, और बीजेपी का ये दावा है कि रोहतक जो शहर है उसके अंदर हमने बहुत विकास कराया है, एलिवेटेड हमने बना दिया है, तो फाटक मुक्त पूरे शहर को हमने कर दिया है। तो उनके दावे को किस तरीके से आप देखते हैं? इन चीज़ों की रूटीन की बातें हैं ये। फाटक मुक्त हमारी सरकार की प्रपोजल थी। सरकार चलेगी तो वो बात दबी रहेगी, उसके बाद आएगी। एलिवेटेड रोड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 पुल बनवाए यहाँ पे अपने राज में, और एक प्रोसेस था, उसमें कोई एक आध रह भी गया होगा तो वो बनना था। सरकार चलेगी, प्रोसेस में था, इन्होंने बना दिया। इतनी बात है। चलिए आखिरी सवाल करते हैं दांगी साहब, ओवरऑल पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को आप किस स्थान पे देखते हैं? कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं और भाजपा की कितनी सीटें आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी की कम से कम 70 सीट रहेंगी, ज्यादा कितनी भी आ सकती हैं, और ये बात निश्चित है। जो पब्लिक की चारों तरफ से आवाज है, और जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने मिलजुल करके लोगों के दुख दर्द में जा करके, लोगों की आवाज उठा करके पूरे प्रदेश के अंदर 10 साल तक अपनी आवाज बुलंद रखी है, लोगों की हित की बात करी है, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 सीटें निश्चित रूप से जीतेगी। चलिए दांगी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ आनंद सिंह दांगी जी, जिनका साफ तौर से ये मानना है कि जो मुख्य मुद्दा है, अगर महम की बात की जाए तो मुख्य मुद्दा किसानों का है, पानी का है, और ओवरऑल पूरे हरियाणा की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की अब की बार 70 कम से कम सीटें आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी किसी नए पॉलिटिकल नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।